कोई रहस्यमय महिला खुलेआम एक पुलिस अफसर को चुनौती दे दे तो क्या होगा, और अगर वो महिला कोई आम इंसान नहीं बल्कि भारतीय सेना की अफसर निकलें, तो आज की कहानी आपको हैरान भी करेगी और सोचने पर मजबूर भी। ये सिर्फ एक घटना नहीं, ये उस औरत के साहस की मिसाल है जिसने अहंकार के सामने सच्चाई की आवाज उठाई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और बताइए आप इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। नीचे कमेंट में अपना शहर और एक इमोजी लिखिए ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कौन कौन जुड़ा है। अगर आपको ऐसी सच्ची और दिल को छू लेने वाली कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का आइकॉन दबाइए ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होती है। सर्दी की वो सुबह थी जब लखनऊ की गलियां सफेद धुंध में लिपटी हुई थीं। सड़क के किनारे खड़े पेड़ों से ओस की बूंदें धीरे धीरे जमीन पर गिर रही थीं और हवा में ठंडक के साथ एक अजीब सी बेचैनी घुली थी। दूर कहीं मस्जिद की अजान गूंजी, लेकिन इस शांति के बीच एक महिला के कदमों की आवाज सुनाई दी, तेज, स्थिर और बेखौफ। वो थी लेफ्टिनेंट आराध्या सिंह, भारतीय सेना की एक अनुशासित और दृढ़ निश्चयी अधिकारी। उस दिन उसने अपनी यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी, बस एक काला ऊनी कोट और हल्के रंग का दुपट्टा ओढ़ रखा था। उसकी आंखों में न साज सज्जा की चमक थी, न घमंड का असर, बल्कि एक थकान और दृढ़ता का मिश्रण। आराध्या के हाथ में कुछ दस्तावेज़ थे, उसके छोटे भाई रोहित सिंह की बाइक का चालान। 1 हफ्ते पहले पुलिस ने बिना वजह बाइक जब्त कर ली थी और आज वो बाइक लेने आई थी। उसके मन में बस एक ही सोच थी, सब कुछ कानून के अनुसार और शांति से हो जाए। लेकिन जैसे ही उसने गोमती नगर पुलिस स्टेशन के गेट में कदम रखा, एक ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। उसे लगा मानो वो सिर्फ एक इमारत में नहीं बल्कि एक ऐसे तंत्र में प्रवेश कर रही है जहां सच्चाई और भ्रष्टाचार की लड़ाई रोज लड़ी जाती है। आराध्या ने आसमान की तरफ देखा, धुंध के पार कहीं सूरज छिपा था, जैसे न्याय भी इस दुनिया में छिपा हुआ हो। उसने गहरी सांस ली और पुलिस स्टेशन के अंदर कदम बढ़ाया। गोमती नगर पुलिस स्टेशन में कदम रखते ही आराध्या को पुराने कागजों, सीलन और पसीने की हल्की गंध ने घेर लिया। ऊपर लगे पंखे से टक टक की आवाज आ रही थी, जैसे हर पल उसके धैर्य की परीक्षा ले रही हो। बाहर से आती ठंडी हवा और भीतर का सन्नाटा एक अजीब बेचैनी पैदा कर रहा था। रिसेप्शन डेस्क पर सब इंस्पेक्टर रमेश यादव बैठा था। उसने एक बार ऊपर देखा, फिर बिना कोई दिलचस्पी दिखाए कागजों में सर झुका लिया। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, नमस्ते सर, मैं अपने भाई रोहित सिंह की बाइक लेने आई हूं। ये सारे दस्तावेज़ हैं। रमेश ने बिना देखे जवाब दिया, रख दीजिए, इंतजार कीजिए। उसकी आवाज में रौब और लापरवाही साफ झलक रही थी। आराध्या ने संयम बनाए रखा, पर उसकी आंखों में हल्की बेचैनी आ गई। घड़ी की टिक टिक और बाहर के ट्रैफिक की आवाज ही जीवन के संगीत थे। 10 मिनट बीत गए, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने धीरे से पूछा, सर, क्या बता सकते हैं प्रक्रिया में कितना समय लगेगा? रमेश ने सर उठाया और मुस्कुराया, वो मुस्कान जिसमें व्यंग्य था। मैडम, अगर आप चाहें तो थोड़ी मदद से काम जल्दी हो सकता है। आराध्या ने गहरी सांस ली और पूछा, कौन सी काम से सिंपरता है? मदद? सर, रमेश ने कंधे उचकाते हुए कहा, ऊपर वाले इंस्पेक्टर से बात कर लीजिए, वो समझा देंगे। आराध्या कमरे के भीतर चली गई। वहां इंस्पेक्टर महेश तिवारी बैठा था। 40 के आसपास की उम्र, चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में सत्ता की चमक। उसने फाइल देखी और मुस्कुराया, मैडम, अगर आप चाहें तो बाइक अभी दिलवा सकता हूं, बस 10,000 रुपये की प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, पर चालान में तो सिर्फ 500 लिखा है। इंस्पेक्टर महेश कुर्सी पर पीछे झुकते हुए बोला,
कागजों में बहुत कुछ लिखा होता है मैडम, पर असली प्रक्रिया यहाँ की मेज पर तय होती है। कमरे में सन्नाटा छा गया। बाहर की हवा फाइलों को हिला रही थी। आराध्या को पिता की बातें याद आईं। वर्दी की इज्जत तभी रहती है जब उसे पहनने वाला सच्चा हो। उसने सर उठाया और कहा, माफ कीजिए, मैं कोई अतिरिक्त राशि नहीं दूंगी। कृपया नियमानुसार कार्य कीजिए। महेश की मुस्कान गायब हो गई। उसने मेज पर हाथ मारा और बोला, यहाँ नियम वही होते हैं जो मैं कहूं। वो आगे बढ़ा और अचानक उसके कंधे को हल्के से धक्का दिया। एक पल को वक़्त थम गया। आराध्या की सांसें तेज हुईं, पर उसने खुद को संभाला। उसकी आंखों में अब डर नहीं, बल्कि एक सैनिक की दृढ़ता थी। उसने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, इंस्पेक्टर तिवारी, आपने अभी बहुत बड़ी गलती की है। कमरे में हवा भारी हो गई। बाहर की ठंड जैसे भीतर उतर आई हो। उस पल का सन्नाटा आने वाले तूफान का संकेत था। बाहर की धुंध अब और गहरी हो चुकी थी, जैसे समय भी सांस रोके खड़ा हो। कमरे के अंदर इंस्पेक्टर महेश तिवारी का हल्का सा धक्का आराध्या के भीतर की शांति को चीर गया। वो धक्का मामूली था, मगर उसमें छिपा अहंकार बहुत बड़ा। एक पल को वक्त थम गया। कमरे में सिर्फ पंखे की टकटक की आवाज थी और हवा में उड़ते कुछ कागज। आराध्या ने गहरी सांस ली, अपनी पीठ सीधी की और उसकी आंखों में अब वो शांत सैनिक नहीं, बल्कि न्याय की लौ जल रही थी। उसने स्थिर स्वर में कहा, इंस्पेक्टर तिवारी, आपने अभी जो किया है वो एक नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन है। महेश हंस पड़ा। आपको लगता है ये अदालत है? यहां पुलिस बोलती है, कानून नहीं। उसके शब्दों में वो घमंड था जो बरसों की सत्ता से उपजा था। आराध्या ने उसकी आंखों में देखा। बिना झिझक के बोली, मैं यहां झगड़ा करने नहीं आई, बस अपना हक मांगने आई हूं। महेश पास आया। उसकी मुस्कान अब व्यंग्य में बदल गई। मैडम, ये सब आदर्श की बातें किसी और को सुनाइए। यहां काम उसी का होता है जो चुपचाप देता है। उसके शब्दों ने आराध्या के भीतर की हर सीमा तोड़ दी। उसे पिता की आवाज याद आई, अगर वर्दी में भ्रष्टाचार दिखे तो झुकना नहीं, सीधा देखना। एक क्षण के लिए उसने आंखें बंद कीं और भीतर एक दृढ़ निश्चय जगा। उसे लगा, अगर वो अब चुप रही तो अपने पिता की यादों से गद्दारी होगी। उसने कदम पीछे लिए। उसकी सांसें स्थिर हुईं और फिर एक पल में वो बदल गई। अब उसके भीतर का सैनिक जाग चुका था। उसकी हर हरकत नापी तौली थी, जैसे प्रशिक्षण के दौरान होती थी। महेश ने कुछ समझने की कोशिश की, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। आराध्या ने उसकी कलाई को पकड़कर हल्के झटके से पीछे धकेला। वो लड़खड़ाया, कुर्सी से टकराया और फाइलें जमीन पर बिखर गईं। कमरे में गूंजती ठंडी हवा अब और तेज लग रही थी। दरवाजे के पास खड़े दो जवान पुलिसकर्मी एक दूसरे की ओर देखने लगे, मगर कोई आगे नहीं बढ़ा। हवा में एक भारी खामोशी लटक रही थी। आराध्या ने हाथ उठाया। आवाज शांत थी, कोई डरने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ अनुशासन सिखा रही हूं। महेश धीरे धीरे उठने लगा। उसके चेहरे से घमंड गायब हो चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम जानती भी हो किससे बात कर रही हो? आराध्या ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ, एक ऐसे इंसान से जो अपनी वर्दी की इज्जत भूल चुका है। कुछ क्षणों के लिए पूरा कमरा मौन में डूब गया। बाहर की हवा खिड़की के पर्दे को हिला रही थी, जैसे समय खुद इस दृश्य का गवाह बन गया हो। आराध्या ने अपना बैग खोला, मोबाइल निकाला और कैमरा ऑन किया। उसने कैमरे को महेश की ओर मोड़ते हुए कहा, आपका नाम, पद और अभी जो आपने कहा वो दोहराइए। महेश के चेहरे का रंग उड़ गया और कमरे में मौजूद बाकी पुलिसकर्मी धीरे धीरे पीछे हट गए। उसकी आवाज कांप रही थी, आप ये वीडियो क्यों बना रही हैं? आराध्या ने ठंडे स्वर में कहा, क्योंकि जब अन्याय की कहानी लिखी जाती है तो साक्षी ही उसका पहला अध्याय होता है। उसके शब्द धीमे थे, पर उनमें तलवार की धार थी। महेश कुछ नहीं बोला। उसकी नजरें झुक गईं और कमरे की हवा में एक अजीब सन्नाटा पसर गया।
बाहर से आती ठंडी हवा अब मानो सच की खुशबू लेकर आई थी। वो खुशबू जो डर और भ्रष्टाचार के बीच भी उम्मीद जगाती है। आराध्या ने कैमरे को धीरे से बंद किया, लेकिन उसके भीतर की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। कमरे के भीतर जैसे वक़्त थम गया था। आराध्या ने कैमरा बंद किया, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही दृढ़ता चमक रही थी। दरवाजे के पास खड़े जवान अब एक दूसरे को देखने लगे। किसी के चेहरे पर डर था, किसी के मन में हैरानी। उन्होंने शायद पहली बार किसी को भ्रष्टाचार के सामने यूं सीधे खड़े देखा था। तभी बाहर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी, कई जोड़ी जूतों की आवाज, जैसे किसी दस्ते ने अचानक मोर्चा संभाल लिया हो। अगले ही पल दरवाजा खुला और 4-5 पुलिसकर्मी अंदर आए। उनके साथ सब इंस्पेक्टर रमेश यादव भी था, जिसके चेहरे पर हड़कंप साफ दिख रहा था। क्या हो रहा है यहां? उसने घबराई हुई आवाज में पूछा। उसकी आंखें जमीन पर गिरी फाइलों और हिली कुर्सियों पर घूमती रहीं। कमरे के बीचों बीच महेश तिवारी खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। आंखों में गुस्सा नहीं, सिर्फ अपराध बोध की छाया थी। आराध्या एकदम सीधी खड़ी थी, उसकी नजरें स्थिर, जैसे किसी अदालत में गवाही देने जा रही हो। उसने धीरे से कहा, बस वही हो रहा है जो होना चाहिए था। सच बोल रहा है। रमेश कुछ कहना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। बाहर की हवा से पर्दे लहरा रहे थे और ठंड अब कमरे के भीतर उतर आई थी। सबको लगा जैसे उस हवा में किसी बदलाव की गंध है। तभी बाहर से एक भारी आवाज आई, क्या मामला है? यहां सबकी नजर दरवाजे की ओर गई। दरवाजे पर एक व्यक्ति खड़ा था। वर्दी पर 3 सितारे चमक रहे थे। वो था असिस्टेंट कमिश्नर राजीव शर्मा, जो थाने का वरिष्ठ अधिकारी था। उसकी नजर पूरे कमरे पर घूमी, फर्श पर बिखरे कागजों से लेकर महेश के झुके चेहरे तक, और फिर आराध्या पर आकर ठहर गई। आप कौन हैं? उसने सख्त स्वर में पूछा। आराध्या ने बिना झिझक के जेब से अपना परिचय पत्र निकाला और बढ़ाते हुए कहा, लेफ्टिनेंट आराध्या सिंह, इंडियन आर्मी। मैं अपने भाई की बाइक लेने आई थी, लेकिन यहां मुझे प्रक्रिया नहीं, रिश्वत की मांग मिली। कमरे में सन्नाटा छा गया। राजीव शर्मा का चेहरा पल भर के लिए जड़ हो गया। उसने महेश की ओर देखा, जो अब तक सिर झुकाए खड़ा था। क्या ये सच है? उसने पूछा। महेश ने होंठ खोले, पर आवाज नहीं निकली। हवा में भारीपन फैल गया। बाहर किसी पक्षी की आवाज सुनाई दी, मानो प्रकृति भी इस दृश्य की गवाह बन गई हो। आराध्या ने धीरे से मोबाइल आगे बढ़ाया और कहा, मैंने सब रिकॉर्ड किया है। राजीव ने मोबाइल लिया, वीडियो चालू किया। स्क्रीन पर सब कुछ साफ दिख रहा था। महेश का व्यवहार, रिश्वत की मांग, और वो पल जब उसने आराध्या को धक्का दिया। कमरे की हर सांस थम गई। वीडियो के अंत में आराध्या की ठंडी आवाज सुनाई दी। जब अन्याय की कहानी लिखी जाती है, तो साक्षी ही उसका पहला अध्याय होता है। राजीव शर्मा ने वीडियो बंद किया, कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, फिर बोला, आपने ठीक किया लेफ्टिनेंट। उसके स्वर में सम्मान था, पर साथ ही थकान भी। उसने बाकी पुलिसकर्मियों की ओर देखा। इस घटना की रिपोर्ट तुरंत तैयार करो और इंस्पेक्टर तिवारी को सस्पेंड किया जाए। कमरे में सन्नाटा फिर लौट आया, लेकिन अब वो सन्नाटा डर का नहीं, बल्कि राहत का था। महेश तिवारी धीरे धीरे कुर्सी पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आराध्या ने एक क्षण के लिए उसे देखा, न गुस्से से न नफरत से, बस एक शांत नजर से, जैसे कह रही हो कि न्याय हमेशा देर से आता है, लेकिन आता जरूर है। राजीव ने कहा, आपका साहस काबिल ए तारीफ है। आराध्या ने सिर झुका लिया, पर उसके भीतर की दृढ़ता और मजबूत हो गई थी। बाहर की धुंध अब धीरे धीरे छंटने लगी थी और सूरज का हल्का उजाला खिड़की से भीतर आ रहा था, जैसे सच ने पहली बार दिन का चेहरा देखा हो।
हवा में एक नई ताजगी थी, वो एहसास जो हर ईमानदार दिल को ये याद दिलाता है कि शायद यही फर्क होता है वर्दी पहनने वाले और ईमानदारी निभाने वाले में। थाने से बाहर निकलते ही आराध्या को ठंडी हवा ने छुआ। धुंध अब कुछ कम हो चुकी थी और सूरज की किरणें हल्के हल्के सड़कों पर बिखर रही थीं। कुछ देर पहले जो जगह भारी और दम घोंटू लगी थी, अब वही सड़कें खुली और शांत लग रही थीं। उसके कदम धीमे थे, मगर दिल के भीतर एक अजीब सा हल्कापन था, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। सड़क के किनारे चाय वाला अपना स्टॉल खोल रहा था और हवा में अदरक और इलायची की महक थी। उसने रुककर एक पल के लिए वो महक गहरी सांस में भर ली। आसपास के लोग अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। कोई स्कूल जा रहा था, इसके लिए कोई की बात की, उस करने के लिए की सांस, कोई दुकान खोल रहा था। किसी को नहीं पता था कि कुछ ही देर पहले इस शहर की एक छोटी सी इमारत के भीतर एक बड़ा सच सामने आया है। उसने जेब से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर अभी भी रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो था। उसने उसे एक बार फिर चलाया, पर इस बार बिना गुस्से के। उसे अपनी आवाज में अब सिर्फ दृढ़ता सुनाई दी और कहीं गहराई में एक सुकून भी। उसे लगा शायद यही न्याय का असली चेहरा है, जब किसी को सजा नहीं बल्कि सबका मिलता है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और यादों की धूल फिर उड़ने लगी। बचपन में पिता अक्सर कहा करते थे, सच हमेशा मुश्किल होता है, पर अगर तू उसे थाम ले तो डर अपने आप भाग जाता है। वही शब्द आज उसके मन में गूंज रहे थे। उसे याद आया वो शाम जब पिता थाने से थके हारे लौटे थे, पर मुस्कुराए थे, क्योंकि उन्होंने किसी गरीब को बिना रिश्वत के न्याय दिलाया था। आज उसे लगा शायद उसने भी उस मुस्कान का हक थोड़ा बहुत कमा लिया है। सड़क के उस पार एक फूल वाली बैठी थी। ठंडी हवा से उसके हाथ कांप रहे थे। आराध्या उसके पास गई और कुछ सिक्के रख दिए। औरत ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, आज तो तुम्हारे चेहरे पर सूरज की रोशनी सी चमक है। आराध्या हल्के से मुस्कुराई। उसने जवाब नहीं दिया, बस आसमान की ओर देखा। सर्द हवा अब उसकी दुश्मन नहीं लग रही थी। थोड़ी दूर चलकर उसने बस स्टॉप पर खड़ी एक बाइक देखी, वही बाइक जो वो लेने आई थी। कागजात उसके बैग में थे। उसने हैंडल छुआ और अनायास हंस दी। कितना अजीब था, वो बाइक लेने आई थी, पर लौटते वक्त अपने भीतर कुछ और बड़ा पा चुकी थी, आत्मसम्मान। उसके मोबाइल पर एक कॉल आया। स्क्रीन पर माँ का नाम था। उसने तुरंत कॉल उठाया। उधर से माँ की थकी लेकिन स्नेह भरी आवाज आई, बेटा, काम हो गया। आराध्या ने धीरे से कहा, हाँ माँ, सब ठीक हो गया, अब घर लौट रही हूं। माँ ने राहत की सांस ली। आराध्या की आंखों में नमी थी, पर होठों पर मुस्कान भी। बस स्टॉप के पास एक छोटा लड़का सड़क पार कर रहा था। आराध्या ने उसे सुरक्षित किनारे पहुंचाया और खुद की ही आवाज भीतर गूंजी, जब किसी की मदद करते वक्त डर न लगे, समझ लेना तू सही रास्ते पर है। सूरज अब पूरा निकल आया था और उसके साथ एक नई सुबह भी। उसे लगा शायद कल ये वीडियो कई लोगों तक पहुंचेगा और कोई और आराध्या फिर किसी और थाने में सच की बात कहने की हिम्मत पाएगी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, कभी कभी सबसे बड़ी जीत वो नहीं होती जो अदालत में मिलती है, बल्कि वो होती है जो आत्मा को शांति दे देती है। हवा में अब सिर्फ धूप थी और उस धूप में एक ईमानदार मुस्कान की गर्माहट। वीडियो वाकई फैल चुका था, जैसे किसी ने रात भर में सच को पंख लगा दिए हों। अगली सुबह लखनऊ की हवा कुछ अलग थी। सर्दी अब भी थी, लेकिन उसमें एक हल्की सी गर्माहट घुली थी, जैसे किसी नई शुरुआत की आहट हो। आराध्या अपने घर के बरामदे में बैठी चाय पी रही थी। सूरज अब पूरा निकल आया था, उसकी किरणें दीवार पर खेल रही थीं। माँ रसोई में पूजा का दीपक जला रही थीं और घर में लौंग की मीठी खुशबू फैल रही थी। सब कुछ शांत था, लेकिन इस शांति में अब एक आत्मविश्वास की धड़कन थी।
तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर कई नोटिफिकेशन चमक रहे थे। रात भर में किसी ने उसके वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था और अब वो वीडियो पूरे शहर में फैल चुका था। आराध्या ने पहले थोड़ी हिचकिचाहट से उसे खोला। स्क्रीन पर वही दृश्य था, वही थाने का कमरा, वही शब्द, वही आवाज। पर इस बार उस वीडियो के नीचे हजारों लोगों की टिप्पणियां थीं। किसी ने लिखा, ये है असली भारत की बेटी। किसी ने कहा, अगर हर कोई ऐसे खड़ा हो जाए तो देश बदल जाएगा। कुछ ने सिर्फ लिखा, सलाम। आराध्या ने मोबाइल नीचे रखा। उसके होंठों पर एक शांत मुस्कान आई। उसे लगा शायद उसकी चुप्पी भी अब बोल रही थी। थोड़ी देर में दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर उसका पड़ोसी शेखर वर्मा खड़ा था, जो स्थानीय अखबार का पत्रकार था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, आपकी कहानी आज पूरे शहर में छपी है। लोग जानना चाहते हैं कि आपने इतना साहस कहाँ से पाया। आराध्या ने धीरे से कहा, साहस कहाँ से आता है ये नहीं पता। बस जब अन्याय दिखे तो मौन रहना मुश्किल हो जाता है। शेखर ने सिर झुकाया। लोग आपसे प्रेरणा लेंगे, लेफ्टिनेंट। और वो चला गया। थोड़ी देर बाद मां आई, हाथ में अखबार था। उन्होंने पन्ना खोलकर कहा, देख, तेरी तस्वीर छपी है। फोटो में आराध्या खड़ी थी, वही चेहरा जिस पर सूरज की रोशनी गिर रही थी। नीचे लिखा था, एक महिला अधिकारी जिसने ईमानदारी की परिभाषा बदल दी। मां की आंखों में गर्व था, मगर साथ ही चिंता भी। उन्होंने कहा, बेटा, अब तू बहुत लोगों की उम्मीद बन गई है। खुद को संभाल कर रखना। आराध्या ने मां का हाथ थाम लिया और बोली, मां, मैं वही कर रही हूं जो आपने और पिताजी ने सिखाया। सच को कभी अकेला मत छोड़ो। बाहर से बच्चों की हंसी सुनाई दी। कुछ बच्चे गली में खेल रहे थे। उनमें से एक लड़की ने अपनी गुड़िया को सैल्यूट कराया और बोली, देखो, मेरी गुड़िया भी आराध्या दीदी है। सब बच्चे हंस पड़े। वो दृश्य देखकर आराध्या की आंखें भर आईं। शायद यही असली इनाम था, किसी छोटे दिल में साहस का बीज बो देना। दोपहर तक उसका फोन लगातार बजता रहा। सेना के पुराने साथी, मीडिया के लोग, यहां तक कि कुछ अजनबी भी धन्यवाद दे रहे थे। पर आराध्या ने किसी से कुछ नहीं कहा। वो बस खिड़की के पास खड़ी रही और आसमान की ओर देखा। सूरज अब सिर के ऊपर था और हवा में हल्की धूल चमक रही थी। उसने मन ही मन कहा, सच बोलने वाले की आवाज शायद धीमी होती है, लेकिन जब वो फैलती है तो एक शहर का सन्नाटा भी बदल देती है। सर्दियों की उस दोपहर में जब आसमान सुनहरा हो रहा था, आराध्या ने महसूस किया कि शायद यही उसका असली पुरस्कार था। वो अब किसी पदक या समाचार की कहानी नहीं रही, बल्कि उम्मीद की एक मिसाल बन चुकी थी। कभी कभी एक आवाज पूरे समाज का आईना बन जाती है। जिस वीडियो ने कल एक गली में मुस्कान जगाई थी, आज उसी ने पूरे देश में उम्मीद की लहर फैला दी। 3 दिन बीत चुके थे। लखनऊ की गलियों में अब भी वही सर्द हवा बह रही थी, लेकिन शहर की बातों में अब एक नया नाम जुड़ गया था, लेफ्टिनेंट आराध्या सिंह। हर अखबार, हर चैनल, हर सोशल मीडिया पोस्ट पर उसका जिक्र था। लोग उसे भारत की बहादुर बेटी कह रहे थे। पर आराध्या अब भी अपने सामान्य जीवन में थी। वही सादगी, वही अनुशासन। उसने न तो कोई बयान दिया, न कोई दिखावा किया। लेकिन उस सुबह दरवाजे की घंटी बजी। बाहर एक व्यक्ति खड़ा था। हाथ में आईडी कार्ड था जिस पर लिखा था, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। उसने कहा, मैडम, हमारे चैनल पर आपके लिए एक खास फॉरेस्केटिंग कार्यक्रम रखना चाहते हैं। देश आपसे सुनना चाहता है कि सच बोलने की कीमत क्या होती है। आराध्या ने कुछ क्षण सोचा, फिर शांत स्वर में कहा, अगर मेरी बात किसी को हिम्मत दे सके तो मैं आऊंगी। अगले दिन शाम को स्टूडियो की रोशनी में जब वो बैठी तो उसके चारों ओर कैमरे और माइक्रोफोन थे। एंकर ने मुस्कुराते हुए परिचय दिया, आज हमारे साथ हैं वो महिला जिसने साबित किया कि एक आवाज भी व्यवस्था को हिला सकती है। ताली की आवाज दी।
इलाका कौन सा एंकर है? गूंजी। आराध्या ने हाथ जोड़कर सबको नमस्ते कहा। एंकर ने पूछा, आराध्या जी, उस दिन जब आपने एक भ्रष्ट अधिकारी के सामने खड़े होने का निर्णय लिया तो क्या आपको डर नहीं लगा? उसने कुछ पल चुप रहकर उत्तर दिया, डर तो लगा था, क्योंकि मैं भी इंसान हूं। पर जब अन्याय सामने खड़ा हो तो डर से बड़ा कोई अपराध नहीं होता। उसकी आवाज में शांति थी, पर हर शब्द दिल को छू रहा था। एंकर ने फिर पूछा, आज देश आपको एक नायिका मान रहा है, आपको कैसा लगता है? आराध्या हल्के से मुस्कुराई। नायिका वो नहीं होती जो बस सामने लड़ती है। नायिका वो होती है जो सच के लिए खड़ी रहती है, भले ही कोई देखे या न देखे। मैं तो बस वही कर रही थी जो हर ईमानदार व्यक्ति को करना चाहिए। कैमरे के सामने उसकी आंखों में झिलमिलाता आत्मविश्वास था, बिना घमंड के, बिना डर के। उसका इंटरव्यू खत्म होते ही चैनल पर लाखों दर्शकों ने प्रतिक्रियाएं दीं। कई महिलाओं ने लिखा, हम भी अब चुप नहीं रहेंगे। एक स्कूल टीचर ने कहा, मैं अपने छात्रों को आराध्या की कहानी सुनाऊंगी। एक जवान सैनिक ने लिखा, मैम, आपने याद दिलाया कि वर्दी सिर्फ शरीर पर नहीं, आत्मा में भी होती है। शाम को जब वो स्टूडियो से निकली बाहर, आसमान में हल्की ठंड और नारंगी धूप का संगम था। भीड़ के बीच से गुजरते हुए उसने देखा कुछ लड़कियां उसके नाम के पोस्टर लिए खड़ी थीं। किसी ने आवाज दी, आराध्या दीदी, आप पर गुरूर है। उसने रुककर मुस्कुराते हुए कहा, गुरूर अपने दिल पर करो जब तुम सच बोलो। और वो आगे बढ़ गई। सड़क पर हवा ठंडी थी, लेकिन उसके भीतर अजीब सी गर्मी थी, आत्मगौरव की। उसे लगा शायद ये वही पल है जब किसी का संघर्ष सिर्फ उसका नहीं रहता, बल्कि सबका बन जाता है। रात का आसमान धीरे धीरे गहरा रहा था, लेकिन उस दिन पूरा शहर किसी उजाले से भर गया था। वो उजाला जो न किसी बल्ब का था, न सूरज का, बल्कि एक सच्ची आत्मा के साहस का था। शायद यही सम्मान है, जब तुम्हारा सच दूसरों को अपनी आवाज खोजने की हिम्मत दे। समय का अपना तरीका होता है, वो शोर को पीछे छोड़ देता है और सन्नाटे में इंसान को खुद से मिलाता है। एक महीना बीत गया था। लखनऊ अब भी वैसा ही था। वही गलियां, वही चाय की महक, वही भीड़ भाड़। लेकिन आराध्या की जिंदगी बदल चुकी थी। अब लोग उसे पहचानने लगे थे। बाजार में कोई मुस्कुरा देता, कहीं कोई सैल्यूट कर देता। शुरू में ये सब उसे अजीब लगता था। वो सोचती थी, क्या मैंने सच में कुछ इतना बड़ा कर दिया? पर हर बार जब वो आईने में खुद को देखती, उसे वही साधारण लड़की दिखती जो बस अपना फर्ज निभा रही थी। एक शाम जब सूरज डूबने को था, वो अपने पिता की पुरानी डायरी पढ़ रही थी। उसमें लिखा था, जब इंसाफ दूसरों के लिए मांगो तो उसमें अपनी पहचान मत ढूंढो, वरना सच कमजोर पड़ जाएगा। इन शब्दों ने उसके मन में हलचल मचा दी। उसने सोचा, क्या अब मेरा सच भी लोगों की नज़रों में एक कहानी बन गया है? बाहर से आती बच्चों की हंसी ने उसे वास्तविकता में लौटाया। उसने महसूस किया कि उसकी जिम्मेदारी अब और बढ़ गई है। अगले हफ्ते उसे सेना मुख्यालय से बुलावा आया। वहां अफसरों ने उसे बधाई दी और किसी ने कहा, देश को आप जैसे अफसरों पर गर्व है। पर उसके चेहरे पर बस एक हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, सर, मैंने कुछ अलग नहीं किया, बस वही किया जो मेरे यूनिफॉर्म ने सिखाया है, सच्चाई और अनुशासन। वहां मौजूद कई जवानों ने तालियां बजाईं, पर आराध्या की नजरें जमीन पर थीं। उसे लगता था ताली से ज्यादा जरूरी वो खामोशी है जिसमें आदमी खुद से सवाल पूछे, क्या मैं सही हूं? रात को जब वो घर लौटी, माँ खाना लगा रही थीं। उन्होंने पूछा, बेटा, अब तू आगे क्या करेगी? आराध्या ने कुछ देर सोचा और बोली, माँ, अब मुझे बस अपने भीतर के शोर को सुनना है। नाम और सम्मान बाहर हैं, पर सुकून भीतर है। माँ ने मुस्कुराकर उसका सिर सहलाया। तू हमेशा ऐसी ही रहे बेटा, सीधी, सच्ची।
उस रात उसने छत पर जाकर आसमान देखा। हवा में ठंड थी पर दिल में अजीब सी शांति थी। नीचे शहर की बत्तियां झिलमिला रही थीं, जैसे अनगिनत कहानियां उसकी आंखों में बस गई हों। दूर कहीं मंदिर की घंटियां बज रही थीं। उसने धीरे से खुद से कहा, सच को निभाना आसान नहीं, पर जब निभाओ तो दिखाने की जरूरत नहीं होती। अगली सुबह जब अखबारों में अब भी उसका नाम था, उसने उन्हें पलट कर किनारे रख दिया। उसने अपनी यूनिफॉर्म निकाली और दर्पण के सामने खड़ी हुई। उसकी आंखों में वही दृढ़ता थी जो पहले दिन थी, लेकिन अब उसमें एक गहराई भी थी, जैसे कोई झील जिसमें सूरज उतर आया हो। उसने मुस्कुराकर खुद से कहा, अब लड़ाई बाहरी नहीं रही, अब लड़ाई अपने भीतर की है, वो विनम्र रहने की। सर्द हवा में एक पत्ता उड़कर उसके पैरों के पास गिरा। उसने उसे उठाया, मुस्कुराई और बुदबुदाई, हर तूफान के बाद पेड़ झुकता है, टूटता नहीं। शायद इंसान को भी ऐसा ही होना चाहिए। और उसी पल किसी ने दूर से आराध्या को पुकारा, पर वो चुप रही। उसकी चुप्पी अब शब्दों से ज्यादा बोलती थी। कभी कभी सन्नाटा भी बोलता है। बस उसे सुनने के लिए मन साफ होना चाहिए। जिंदगी को शायद चैन पसंद नहीं, वो फिर से आराध्या की परीक्षा लेने आई थी। सर्दियों की ठंडी सुबह थी। लखनऊ के आसमान पर हल्के बादल थे और हवा में एक नई शुरुआत की खुशबू। आराध्या ने आज फिर अपनी यूनिफॉर्म पहनी थी, वही जो अब तक अलमारी में टंगी थी। उसने धीरे से उसे ठीक किया, जैसे किसी पुराने दोस्त को छू रही हो। आज से उसकी नई ड्यूटी शुरू हो रही थी। सेना मुख्यालय ने उसे सामुदायिक अनुशासन और जन जागरूकता के एक विशेष प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी दी थी, जिसमें उसे न केवल जवानों बल्कि आम नागरिकों के बीच नैतिकता और जिम्मेदारी का संदेश पहुंचाना था। मां ने सुबह की चाय टेबल पर रखी और मुस्कुराते हुए कहा, फिर से काम शुरू। आराध्या ने सिर हिलाया। हाँ मां, अब वक्त है फिर से कुछ अच्छा करने का। मां ने धीरे से कहा, याद रखना, हर सेवा में कठिनाई होती है, लेकिन असली सैनिक वो है जो बिना शिकायत के आगे बढ़ता है। आराध्या ने हल्की मुस्कान दी। आपसे ही तो सीखा है मां। ऑफिस पहुंचते ही उसे पता चला कि उसकी पहली पोस्टिंग वाराणसी में है, एक इलाका जहां हाल ही में कुछ सामाजिक तनाव हुआ था। कई जवान वहां तैनात थे, लेकिन लोगों और प्रशासन के बीच भरोसे की दीवार खड़ी हो चुकी थी। आराध्या को वहीं भेजा गया ताकि वो संवाद का पुल बने। रास्ते में जाते हुए उसने बस की खिड़की से बाहर देखा। खेतों के बीच से निकलती सड़क, ठंडी हवा और दूर मंदिरों से आती घंटियों की आवाज उसे शांत कर रही थी। उसे लगा जिंदगी फिर से उसे परखने जा रही है, लेकिन इस बार मैदान किसी दुश्मन के खिलाफ नहीं, बल्कि मनुष्यता के भीतर था। वाराणसी पहुंचते ही उसे एक मीटिंग में बुलाया गया। स्थानीय अधिकारी, कुछ जवान और कुछ सामाजिक प्रतिनिधि मौजूद थे। माहौल थोड़ा तनावपूर्ण था। एक अधिकारी ने कहा, मैम, लोग अब सरकारी दफ्तरों पर भरोसा नहीं करते। हर कोई अपने हिसाब से सच परिभाषित कर रहा है। आराध्या ने शांत स्वर में कहा, भरोसा कोई दस्तावेज नहीं होता, उसे दिखाना पड़ता है। अगर हम सच्चाई से काम करें तो लोग खुद उसे महसूस करेंगे। सब कुछ सुनकर वहां सन्नाटा छा गया। किसी ने पहली बार इतने सीधे शब्दों में सच कहा था। मीटिंग के बाद बाहर एक छोटी लड़की आई, हाथ में फूल लिए। उसने कहा, दीदी, आपने टीवी पर जो कहा था ना, वो मैंने अपनी मम्मी को सुनाया। अब वो पुलिस वालों से डरती नहीं है। आराध्या मुस्कुराई। उसे लगा शायद उसके काम की असली शुरुआत अब हो रही थी। शाम को वो घाट के पास बैठी थी। गंगा का पानी ठंडा था, लेकिन उसकी लहरों में शांति थी। सूर्यास्त का नारंगी रंग पूरे आसमान पर फैल गया था। आराध्या ने अपनी नोटबुक निकाली और लिखा, फर्ज वही है, चाहे मैदान बदल जाए। इंसान का असली युद्ध उसके डर के खिलाफा होता है। उसने कलम बंद की और दूर बहती नाव को देखा।
वो जानती थी इस बार का मिशन उसकी आत्मा की परीक्षा है, जहां गोलियां नहीं पर सवाल चलेंगे, जहां दुश्मन नहीं पर भ्रम होंगे। और वो तैयार थी। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध वो होता है जो बिना हथियार के लड़ा जाता है। वाराणसी में आए हुए आराध्या को अब 1 हफ्ता हो चुका था और हर दिन उसे नए चेहरे नई सच्चाइयां दिखा रहा था। गंगा के घाट पर धुंध पसरी थी और मंदिर की घंटियां सुबह की हवा में घुल रही थीं। शहर की भीड़ अब कुछ शांत लगती थी, पर उस शांति के नीचे अनगिनत कहानियां छिपी थीं, कुछ उम्मीद की, कुछ थकान की। आराध्या पिछले कुछ दिनों से लोगों के बीच जाकर काम कर रही थी, स्कूलों, मोहल्लों और स्थानीय पुलिस चौकियों में। उसका मकसद था भरोसा फिर से जगाना। धीरे धीरे लोग उसे पहचानने लगे थे। वो कहते, वो आर्मी वाली दीदी आई है जो सच बोलती है। ये सुनकर वो मुस्कुरा देती, पर मन में जानती थी कि असली परीक्षा अभी बाकी है। एक शाम जब वो थाना कार्यालय से लौट रही थी, उसने देखा कि गली के मोड़ पर एक भीड़ जमा है। आवाजें तेज थीं, जैसे हवा में गुस्सा घुल गया हो। किसी ने चिल्लाया, चोर है। कोई बोला, सरकारी फंड का पैसा चुराया है। आराध्या ने तेजी से वहां पहुंचकर ऊंची आवाज में कहा, सब पीछे हटो। भीड़ थोड़ा रुकी। सामने एक 20-22 साल का लड़का खड़ा था, थका हुआ, कपड़े मैले, आंखों में डर। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन शोर ने उसकी आवाज दबा दी। आराध्या ने पूछा, क्या हुआ? एक दुकानदार बोला, मैडम, ये सरकारी राशन दुकान में काम करता है। इसे पैसे छिपाते पकड़ा गया है। उसने लड़के की ओर देखा। तुमने चोरी की? लड़का कांपते हुए बोला, मैम, मेरी मां अस्पताल में है। मैंने किसी का पैसा नहीं लिया, बस उधार रखा था, कल लौटाने वाला था। उसकी आवाज टूटी हुई थी, पर उसमें सच्चाई की गूंज थी। भीड़ फिर गरज उठी, झूठ बोल रहा है। आराध्या ने गहरी सांस ली। वो जानती थी भीड़ का गुस्सा अक्सर सच्चाई से तेज होता है। उसने सभी को दूर किया और लड़के को पास के कमरे में ले गई। वहां उसने कहा, सच बोलो, मैं मदद करूंगी, पर झूठ मत कहना। लड़के ने सिर झुकाकर सब बताया। उसकी मां अस्पताल में है, सरकारी सहायता रुकी है। उसने बस 1 दिन के लिए पैसे छुए थे। उसके शब्दों में कोई छल नहीं था। आराध्या ने तुरंत अस्पताल फोन किया और सब सच निकला। वो बाहर आई और भीड़ के सामने बोली, ये लड़का दोषी नहीं है। कभी कभी हालात इंसान से गलती नहीं, मजबूरी करवा लेते हैं। सजा देनी है तो उस व्यवस्था को दो जिसने उसे ऐसा करने पर मजबूर किया। हवा में सन्नाटा छा गया। लोग एक एक करके पीछे हटने लगे। किसी के चेहरे पर शर्म थी, किसी पर सोच। रात को आराध्या अकेली बैठी थी। खिड़की से गंगा की लहरें दिख रही थीं, वही ठंडा पानी, पर उसमें जैसे आज एक नई गहराई थी। उसने डायरी खोली और लिखा, कभी कभी सही होने से ज्यादा जरूरी होता है करुणावान होना, क्योंकि बिना करुणा न्याय भी पत्थर बन जाता है। उसने कलम रखी और आंखें बंद कर लीं। उसे लगा, आज उसने किसी को सिर्फ बचाया नहीं, बल्कि खुद को भी इंसान बनाए रखा है। बाहर दूर घाट से आरती की आवाज आ रही थी। गंगा की लहरें हल्के हल्के किनारे से टकरा रही थीं, जैसे उसके मन के बोझ को बहा रही हों। उसने मुस्कुराकर बुदबुदाया, सिद्धांत जब संवेदना से मिलते हैं तभी इंसाफ पूरा होता है। और उस पल वाराणसी की हवा में मानो शांति उतर आई, ऐसी शांति जो शब्दों से नहीं, आत्मा से महसूस होती है। गंगा के किनारे की वो शाम अब याद बन चुकी थी, पर उसकी लहरों की शांति अब भी आराध्या के मन में थी। वाराणसी की घटना को 1 हफ्ता बीत चुका था। शहर अब शांत था, लेकिन उस शाम की कहानी लोगों के बीच फैल चुकी थी। किसी ने मोबाइल से वीडियो बना लिया था। वो पल जब आराध्या ने भीड़ को रोका और जब उसने कहा था, भरोसा कोई दस्तावेजा नहीं होता, उसे दिखाना पड़ता है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
कुछ ने उसे भारत की नई आवाज़ कहा तो कुछ ने लिखा, ये औरत व्यवस्था को आईना दिखा रही है। अगली सुबह जब आराध्या अपने अस्थायी कैंप से बाहर निकली, उसे लगा पूरा शहर उसे पहचान रहा है। लोग नमस्ते कर रहे थे, बच्चे मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसे प्रसिद्धि की आदत नहीं थी। उसे लगता था जब लोग इंसाफ की जगह चेहरों को याद रखने लगें तो मकसद कहीं खो जाता है। 3 दिन बाद सेना मुख्यालय से फोन आया। आवाज ऊपर तक थी, लेफ्टिनेंट आराध्या सिंह, आपको दिल्ली मुख्यालय बुलाया गया है। कल सुबह रवाना हो जाइए। कॉल कटते ही उसने खिड़की से बाहर देखा। गंगा के ऊपर धुंध उतर रही थी। उसे लगा धुंध उतर रही थी, बाती के ही लगी, इस पात खोस्ट खरते ही अब शायद लड़ाई किसी और रूप में शुरू होने वाली है। दिल्ली की हवा में ठंड थी लेकिन माहौल गर्म। प्रेस के कैमरे उसके इंतजार में थे। जैसे ही वो कार से उतरी, फ्लैश की रोशनी उसकी आंखों में पड़ी। किसी ने पूछा, मैडम, क्या आपको लगता है कि आपकी बातों से पुलिस व्यवस्था पर सवाल उठे हैं? किसी और ने कहा, आपकी बहादुरी ने जनता को नई उम्मीद दी है। इस पर क्या कहेंगी? आराध्या ने शांत स्वर में कहा, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था, बयान नहीं। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो किसी सच्चे सैनिक का होता है। मुख्यालय में उसकी मुलाकात ब्रिगेडियर सिंह से हुई, अनुभवी, सख्त लेकिन समझदार अफसर। उन्होंने कहा, आपने अच्छा काम किया है, पर अब मामला मीडिया में है, ऊपर से नजरें हैं, आपको संभल कर चलना होगा। आराध्या ने सिर झुकाकर कहा, सर, अगर सच से डरना पड़े तो वर्दी का मतलब क्या रह जाएगा? ब्रिगेडियर कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, शब्द सही हैं पर वक्त हमेशा सही नहीं होता। सच बोलना आसान है। ब्रिगेडियर कुछ देर खामोश रहे, पर उसे निभाना कठिन। उस शाम वो मुख्यालय की छत पर अकेली खड़ी थी। नीचे दिल्ली की बत्तियां टिमटिमा रही थीं और ठंडी हवा उसके चेहरे को छू रही थी। उसने सोचा, क्या हर सच को मंच चाहिए, या कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें खामोशी में जीना बेहतर होता है? मन में धुंध था, क्या वो आगे बोले या अब बस काम करे? रात गहराती गई। दूर आसमान में हवाई जहाज की रोशनी चमकी, जैसे उम्मीद का कोई छोटा सा सितारा। उसने डायरी खोली और लिखा, प्रसिद्धि तब खतरा बन जाती है जब वो सच्चाई से बड़ी लगने लगे। मैं वही रहना चाहती हूं जो मैं थी, एक सिपाही जो चुपचाप अपना फर्ज निभाती है। उसने कलम बंद की और आसमान की ओर देखा। अब हवा में ठंड तो थी लेकिन मन में शांति भी। उसे लगा उसकी कहानी शायद अब सिर्फ अखबारों की नहीं, बल्कि आने वाले कल की राह बनने वाली है। दिल्ली लौटने के बाद आराध्या को लगा अब उसकी लड़ाई बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होगी। ठंडी सुबह की धुंध में शहर धीरे धीरे जाग रहा था, लेकिन सेना मुख्यालय की दीवारों के भीतर एक अलग सन्नाटा पसरा था। हर दिन नए फैसले लिए जा रहे थे, कुछ कागज पर लिखे जाते और कुछ सिर्फ आंखों में समझे जाते। आराध्या पिछले 3 दिनों से लगातार बैठकों में थी। उसके बयान, उसका वायरल वीडियो और जनता की प्रतिक्रिया अब सेना और मंत्रालय दोनों के लिए चर्चा का केंद्र बन चुके थे। उस सुबह उसे फिर बुलाया गया। कमरे में ब्रिगेडियर सिंह के साथ 2 वरिष्ठ अधिकारी बैठे थे। हवा में तनाव घुला था। कमरे में इतनी खामोशी थी कि कागज की सरसराहट भी आवाज बन गई थी। ब्रिगेडियर ने गंभीर स्वर में कहा, आराध्या, जो आपने किया वो नीयत से सही था, लेकिन अब मामला संवेदनशील है। हमें तय करना है कि इस पर सार्वजनिक बयान आएगा या नहीं। आराध्या ने सीधे देखा, सर, अगर संस्थान पारदर्शिता दिखाए तो विश्वास और बढ़ेगा। दूसरे अधिकारी ने धीमे पर भारी लहजे में कहा, बेटा, देश भावना से नहीं, संतुलन से चलता है। कुछ सच जनता तक नहीं जाने चाहिए, वरना व्यवस्था डगमगा जाती है। आराध्या चुप रही। वही शब्द उसके भीतर गूंजते,
आराध्या चुप रही, चलती है रहे, कुछ सच जनता तक नहीं जाने चाहिए। ये वही आवाज थी जिससे वो हमेशा लड़ती आई थी। ब्रिगेडियर सिंह ने कहा, हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप मीडिया से बात नहीं करेंगी। बस इतना कहिए कि मामला आंतरिक है। ये आदेश है। वो कुछ पल खिड़की की ओर देखने लगी। बाहर पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, जैसे प्रकृति भी किसी निर्णय का इंतजार कर रही हो। उसके मन में धुंध था। क्या सच को दबाना भी कर्तव्य का हिस्सा हो सकता है, या कभी-कभी मौन ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है? रात को वो अकेली अपने कमरे में बैठी थी। टेबल पर उसके पिता की पुरानी तस्वीर रखी थी। वे भी सेना में थे। तस्वीर को देखते हुए उसे याद आया जब बचपन में पिता ने कहा था, सच्चा सिपाही वो नहीं जो लड़ता है, बल्कि वो जो सही वक्त पर खामोश रहना जानता है। इस वाक्य ने उसके भीतर की आग को ठंडा नहीं किया, बस दिशा दे दी। अगली सुबह उसने मुख्यालय में प्रेस के सामने संक्षेप में कहा, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, और जो अब कर रही हूं वो भी मेरे कर्तव्य का हिस्सा है। इतना कहकर वो चुप हो गई। कैमरे चमकते रहे, सवाल उछलते रहे, पर वो बस मुस्कुराई और चली गई। उस शाम दिल्ली की हवा में ठंड बढ़ी हुई थी। छत पर खड़ी आराध्या ने आसमान की ओर देखा। वही धुंध, वही हल्की रोशनी। उसने डायरी खोली और लिखा, कभी कभी सच को बचाने के लिए उसे कुछ वक्त के लिए छिपाना पड़ता है। हर लड़ाई गोली से नहीं, कुछ मौन से भी जीती जाती है। उसने कलम बंद की और गहरी सांस ली। दूर किसी मंदिर से घंटी की आवाज आई, जैसे शहर के शोर में शांति की झलक मिल गई हो। उसने धीमे से कहा, मेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, भरोसे की निशानी है। और शायद उसकी यही चुप्पी किसी नई की कुछ की शुरुआत का संकेत थी। उसकी चुप्पी ने सबको शांत नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों के मन में तूफान खड़ा कर दिया। दिल्ली की सर्दी अब और गहरी हो चुकी थी। आराध्या का वो छोटा सा बयान, मैंने जो किया वो मेरा कर्तव्य था, अब पूरे देश में बहस का मुद्दा बन गया था। किसी ने कहा वो डर गई, किसी ने लिखा वो भी अब व्यवस्था का हिस्सा बन गई है। आराध्या ये सब सुनती नहीं थी, लेकिन फौज के एक साथी ने धीरे से कहा, मैम, सोशल मीडिया पर लोग आपको धोखेबाज कह रहे हैं। वो कुछ पल चुप रही, फिर शांत स्वर में बोली, लोगों को सच से ज्यादा कहानी चाहिए होती है। उसकी आंखों में कोई गुस्सा नहीं था, बस थकान थी, जैसे किसी ने उसकी नीयत नहीं, आत्मा पर सवाल उठाया हो। उसी हफ्ते उसे एक नया आदेश मिला, राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में एक सामाजिक प्रकल्प का निरीक्षण। रेगिस्तान का नाम सुनकर उसे लगा शायद वहां शोर नहीं होगा। उसने सोचा, कभी कभी शांति भीड़ से नहीं, अकेलेपन से मिलती है। जैसलमेर की हवा अलग थी, उसमें तपिश नहीं, तजुर्बा था। हर रेत का कण जैसे कुछ कहता था। दिन में सूरज की किरणें धरती को सोना बना देती, और रात में वही रेत ठंडी होकर चांदनी की चादर ओढ़ लेती। आराध्या वहां के एक छोटे से स्कूल गई, जहां कुछ सैनिक बच्चों को पढ़ा रहे थे। वहां एक छोटी बच्ची आई, हाथ में फटी हुई कॉपी थी। वो बोली, मैडम, आपने टीवी पर जो कहा था ना, वो मेरी मम्मी को बहुत अच्छा लगा। वो कहती हैं, जो सच के लिए लड़े वो कभी हारता नहीं। आराध्या कुछ पल उसे देखती रही। उसकी आंखों की सच्चाई ने जैसे आराध्या के भीतर छिपे सारे सवालों को शांत कर दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती हैं। अगले दिन लौटते समय उसका मोबाइल बजा। दूसरी तरफ ब्रिगेडियर सिंह की आवाज थी, आराध्या, तुम्हारे काम की रिपोर्ट ऊपर तक गई है। कुछ लोग अब भी तुम्हारे फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, पर हमें पता है तुमने सही किया। सेना के लिए तुम्हारा भरोसा ही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ सेकंड के लिए वो खामोश रही, फिर बोली, थैंक यू सर। उसके शब्दों में राहत थी, आंखों में नमी। शाम को वो टीलों पर अकेली बैठी थी। सूरज धीरे धीरे डूब रहा था, आसमान नारंगी रंग में घुल चुका था। उसने डायरी खोली और लिखा,
कभी कभी लोगों को हमारे मौन का अर्थ समझने में वक़्त लगता है, पर जो मौन सच्चाई से जन्म ले वो एक दिन खुद बोल उठता है। उसने कलम बंद की और दूर क्षितिज की ओर देखा, जहां रेत और आकाश एक हो गए थे। हवा उसके बालों से खेल रही थी, जैसे रेत उसे अपनी कहानी सुना रही हो। उसने धीरे से कहा, हवा, इथाला सुका सावत दाला सावत दाला सावत दाला सावत दाला सावत दाला सावत दाला सावत दाला। गलतफहमी की आग भी एक दिन बुझ जाती है अगर इरादा सच्चा हो। फिर वो खामोश हो गई। दूर किसी चौकी से गश्त कर रहे जवानों की बंदूकों पर डूबते सूरज की किरणें चमक रही थीं। उसे लगा शायद कभी कभी सच्चाई को जीतने के लिए वक्त से दोस्ती करनी पड़ती है। और उस शाम रेगिस्तान की खामोशी में उसकी आत्मा को शांति मिल गई। गलतफहमी की रेत अब बैठ चुकी थी, पर आराध्या के मन में अब भी कुछ अधूरा सा था। जैसलमेर की यादें अब भी उसके भीतर गूंजती थीं। वो रेत, वो हवा और वो बच्ची की आंखें, जिन्होंने उसे यकीन दिलाया था कि सच्चाई कभी हारती नहीं। दिल्ली लौटकर उसने फिर अपनी वही पुरानी जिंदगी शुरू कर दी। सादी वर्दी, कड़ी ट्रेनिंग और खामोश दिनचर्या। कई हफ्ते बीत गए। सोशल मीडिया की बहसें ठंडी पड़ गईं। नए मुद्दे आ गए और दुनिया आगे बढ़ गई। आराध्या को अब चैन था कि लोग उसे भूल रहे हैं। उसके लिए ये भुला दिया जाना ही सबसे बड़ा सुकून था, क्योंकि उसे नाम नहीं, नियत की शांति चाहिए थी। एक सुबह अचानक मुख्यालय से बुलावा आया। संदेश था, आज शाम रक्षा मंत्रालय में विशेष समारोह है, आपको वहां उपस्थित रहना है। आराध्या ने चौंक कर पूछा, मेरा वहां क्या काम? बस इतना उत्तर मिला, आप खुद देख लीजिएगा। शाम को वो समय पर पहुंची। मंत्रालय का बड़ा हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। कैमरों की फ्लैश चमक रही थी, लेकिन आराध्या की नज़र बस मंच पर लगे झंडे पर थी। वहां कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे और भीड़ में उसे एक परिचित चेहरा दिखा। वही पत्रकार जिसने कुछ महीने पहले उसे कटघरे में खड़ा किया था। अब उसकी आंखों में झिझक थी। कार्यक्रम शुरू हुआ। रक्षा मंत्री ने कहा, आज हम उन अफसरों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने अपने कर्म से इस संस्था की मर्यादा और जनता का विश्वास दोनों बढ़ाया है। और तभी नाम पुकारा गया, लेफ्टिनेंट आराध्या सिंह। हॉल में पल भर की खामोशी छा गई, फिर तालियों की आवाज गूंज उठी। आराध्या ने धीरे से सांस ली और मंच की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम में ठहराव था, वो ठहराव जो सच्चाई से आता है, न कि शोहरत से। मंत्री ने स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देते हुए कहा, देश को ऐसे ही सिपाहियों पर गर्व है। वो पत्रकार पास आया, थोड़ी झिझक के साथ बोला, मैम, शायद तब मैं समझ नहीं पाया था, पर आज जान गया कि कभी कभी चुप्पी सबसे ऊंचा जवाब होती है। धन्यवाद। आराध्या बस मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद नहीं, समझ ही काफी है। उसकी मुस्कान में कोई गर्व नहीं था, बस एक शांत स्वीकृति थी। शाम को जब वो मुख्यालय की छत पर खड़ी थी, आसमान में वही रंग बिखरे थे जो कभी जैसलमेर के आसमान में थे, सुनहरा, शांत और सच्चा। उसने अपनी डायरी खोली और लिखा, इंसान का सम्मान तब नहीं लौटता जब दुनिया उसे पहचानती है, बल्कि तब जब वो खुद अपनी नज़र में साफ हो जाता है। उसने कलम बंद की, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, फर्ज खत्म नहीं होता, बस रूप बदलता है। नीचे परेड ग्राउंड में जवान अभ्यास कर रहे थे। उनकी आवाजें हवा में घुल रही थीं और उस रात दिल्ली की बत्तियां पहले से ज्यादा चमकदार लग रही थीं, जैसे जिंदगी ने आखिरकार उसके मौन को समझ लिया हो। शायद अब उसकी कहानी किसी और की हिम्मत बनने वाली थी। सम्मान मिल चुका था, पर आराध्या जानती थी कि असली जीत तालियों में नहीं, मन की शांति में होती है। दिल्ली की सर्द हवाओं में अब एक अजीब सी नमी थी। कुछ महीने बीत चुके थे उस दिन को जब उसने मंच पर सम्मान ग्रहण किया था। जिंदगी अब फिर से सामान्य हो चली थी। वही अनुशासन, वही सुबह की परेड, वही शाम की खामोशी, लेकिन भीतर कुछ बदल गया था। अब उसे शोर में नहीं, सन्नाटे में जवाब मिलते थे।
हर सुबह वो परेड ग्राउंड से गुजरती, जवानों को अभ्यास करते देखती और सोचती, इनमें से कितने चेहरे ऐसे हैं जिन्हें दुनिया कभी नहीं जान पाएगी, लेकिन जिनकी वजह से ये धरती सांस लेती है। शाम को जब सूरज ढलता, वो अपनी डायरी में कुछ पंक्तियां लिखती। वो डायरी अब कागज नहीं, उसके दिल की आवाज बन चुकी थी। एक दिन आदेश मिला कि उसे सीमा सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में वक्ता के रूप में भेजा जाएगा, वही जगह जहां से कभी उसकी फौजी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। देहरादून की ठंडी हवा में वही पुरानी महक थी, मिट्टी, अनुशासन और सपनों की। उसने अपने गेस्ट रूम में रखी, पुरानी यूनिफॉर्म को देखा, धीरे से छुआ और मुस्कुराई। वक्त बदल गया है, पर फर्जा नहीं। अगले दिन उसका सत्र था। दर्जनों कैडेट्स सामने बैठे थे, आंखों में जोश, चेहरों पर चमक। आराध्या मंच पर पहुंची और कुछ पल सबको देखा। मुझे नहीं पता आप यहां क्यों आए हैं, उसने धीरे से कहा। देशभक्ति, गौरव या शायद किसी सपने के लिए। पर याद रखिए, जब असली परीक्षा आएगी, जवाब किताबों में नहीं, आपके विवेक में मिलेगा। कमरा बिल्कुल शांत था। कभी कभी लोग आपके कर्म को समझ नहीं पाएंगे, उसने आगे कहा। वे आपको गलत, डरपोक या विद्रोही कहेंगे, पर अगर आपका इरादा सच्चा है तो वक्त खुद गवाह बनेगा। सच्चाई को जीतने के लिए बस धैर्य चाहिए। किसी के हाथ जुड़ गए थे, किसी की आंखें नम थीं। सब चुप थे, पर हर दिल बोल रहा था। आराध्या ने नजरें झुकाईं, मुस्कुराईं और कहा, यह सम्मान मेरा नहीं, उस सोच का है जो हमें सही राह पर रखती है। शाम को वो देहरादून की पहाड़ियों के बीच अकेली टहल रही थी। हवा में ठंडक थी, पर मन में एक गर्मी थी, वो गर्मी जो सुकून देती है। दूर पहाड़ियों के पीछे सूरज ढल रहा था और आसमान हल्के गुलाबी रंग में डूब गया था। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैंने अब समझा है, सैनिक होना सिर्फ देश की सीमा पर खड़े रहना नहीं है, बल्कि अपने भीतर की सीमाओं की भी रखवाली करना है। जब इंसान अपने अहंकार, अपने डर और अपने क्रोध को जीत लेता है, तभी वो सच्चा योद्धा बनता है। वो कुछ देर आसमान को देखती रही। उसे लगा जैसे पिता, माँ और उसके सारे अनुभव अब एक रोशनी बनकर उसके भीतर बस गए हों। कोई गर्व नहीं, कोई ग्लानि नहीं, बस एक शांत संतुलन। रात धीरे धीरे उतर आई थी। दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। उसने आसमान की ओर देखा और बुदबुदाई, कहानी खत्म नहीं हुई, बस अब दिशा बदल रही है। उसने डायरी बंद की, उसे मेज पर रखा और कमरे की बत्ती बुझा दी। खिड़की के बाहर चांद अपनी पूरी रोशनी में था, जैसे उसकी जिंदगी अब अधूरी नहीं रही। उसके भीतर शांति थी, वही शांति जिसके लिए उसने पूरी दुनिया की गलतफहमियों को सहा था। और उस रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी में था, आराध्या ने महसूस किया, सच्चाई की राह अकेली हो सकती है, पर वो हमेशा उजली होती है। जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जब लोग आपको गलत समझते हैं, आपके इरादों पर शक करते हैं या आपकी सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। उस वक्त सबसे बड़ा साहस ये नहीं होता कि आप दुनिया को जवाब दें, बल्कि ये है कि आप अपने आप से सच्चे बने रहें। चुप रहना कायरता नहीं, बल्कि वो ताकत है जो समय को गवाह बना देती है। आराध्या की तरह, जिसने अपने गुस्से की जगह संयम चुना और अपने डर की जगह सच्चाई। सम्मान हमेशा तालियों से नहीं मिलता, कभी कभी वो तब लौटता है जब आप आईने में खुद को बिना झिझक देख सकते हैं। दुनिया की राय बदलती रहती है, पर अंतरात्मा की आवाज हमेशा एक जैसी रहती है। जो इंसान अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाता है, वक्त उसके मौन को भी आवाज बना देता है। इस दुनिया में सच्चाई की राह मुश्किल है, पर वही सबसे उजली है। लोग आलोचना करेंगे, ठहाके लगाएंगे, पर अंत में वही झुकेंगे जिनके पास सच नहीं होगा। इसीलिए जब जिंदगी आपको परखे, तब याद रखना, सच्चा योद्धा वो नहीं जो जीत जाए, बल्कि वो है जो कभी झूठ के आगे झुके नहीं। क्या आपने कभी सोचा है,
अगर कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप हमें कहाँ से देख रहे हैं और आपको यह कहानी कैसी लगी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप सब हमेशा सुरक्षित और खुश रहें। अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ ज़रूर साझा करें।